नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुनो बायोलॉजी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं और अध्याय 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, उसमें प्रोटिस्टा जगत को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटिस्टा जगत। आज का हमारा टॉपिक प्रोटिस्टा जगत है। तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोनेरा को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत चालू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार माफ़ी चाहूँगा। पिछले दिनों मेरी तबीयत कुछ नासाज रही, जिससे मैं लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि आप लोग को लेक्चर कंटिन्यूस मिले। तो आपको समझ में आ ही जाएगा अगले 6-7 दिन में। तो बने रहिएगा मेरे साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। एक बार फिर से आप लोगों से माफ़ी कि मैं आप लोग को पिछले 15-20 दिन लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन अब कोशिश रहेगी, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ कि आप लोग को लेक्चर समय से मिलते रहे। तो प्रोटिस्टा जगत से चालू करते हैं हम लोग। याद हो अगर आप लोग को, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, विटेकर साहब ने जगत को, हमारे जीव जगत को बांट दिया था 5 जगत में। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, इन 5 में बांटा है। तो मोनेरा में हम लोग के कौन से आ रहे हैं? मोनेरा में हम लोग की प्रोकैरियोटिक सेलार या असीम केंद्रीय कोशिकाएं आती है। असीम केंद्रीय कोशिकाओं का बना हुआ जगत मोनेरा जगत है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत को। प्रोटिस्टा जगत को हेकल ने बनाया था। तो देखिए, 2 जगत क्लासिफिकेशन के बाद 3 जगत क्लासिफिकेशन, उसके बाद 4 जगत वर्गीकरण, उसके बाद 5 जगत वर्गीकरण। अपनी बुक में आपकी एनसीईआरटी में उसने 2 जगत क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लीनियस ने दिया था उसके बारे में बताया है। उसके बाद सीधे ही 5 जगत पे आ गया, 5 जगत क्लासिफिकेशन पे। तो 2 जगत क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। यही ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने साइंटिफिकली चालू किया वर्गीकरण। अब उसमें ये देखिए आप कि ये जो 2 जगत वर्गीकरण है, किस आधार पे है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पे। अगर आपको याद हो, क्या तुम्हें याद है? तो याद है बेटा? हाँ याद है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको याद था कि नहीं याद था। तो कोशिका भित्ति मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस आधार पे किन्होंने, लीनियस साहब ने, कैरोलस लीनियस ने 2 जगत में बांट दिया था। किसको? हमारे जीव जगत को। 2 में किस में? पादप और जंतु जगत में। तो कोशिका भित्ति जिनमें है वो पादप, जिनमें नहीं है वो जंतु। तो पादप जगत में आपके कौन भी आ गए? पादप जगत में आपके बैक्टीरिया भी आ गए, सूक्ष्मजीवी भी आ गए, बैक्टीरिया भी आ गए पादप जगत में। और जिन जिन में मिल रही थी सेल वॉल कोशिका भित्ति, वो सारे पादप जगत में आ गए। ठीक है। और जिनमें सेल वॉल नहीं थी वो जंतु जगत में। तो 2 जगत क्लासिफिकेशन की जो लिमिटेशन थी, जो खराबी थी, कमियां थी, वो ये थी कि इन्होंने असीम केंद्रीय और ससीम केंद्रीय कोशिकाएं एक ही जगह रख दी थी। एक कोश की, बहुकोश की जीव एक ही जगह रख दिए, तो उनमें भेदभाव नहीं किया था। और न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषक के आधार पर, खाने पीने की व्यवस्था के आधार पर, उस आधार पर भी हमारे जो स्वयं पोषित और परपोषित, उनको एक ही जगह रख दिया था। ये दिक्कतें थी 2 जगत में। इसलिए धीरे धीरे समय के साथ जीव वैज्ञानिकों को ये बात महसूस होने लगी कि कोई नया सिस्टम बनाया जाए, कोई नया तंत्र बनाया जाए वर्गीकरण का। तो हेकल ने सबसे पहले क्या किया था? हेकल ने सबसे पहले प्रोटिस्टा जगत को फॉर्म किया। 3 जगत हो गए। इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट, एक कोश की ससीम केंद्रियों को स्थान दिया गया। और चौथा जगत बनाया किन्होंने? कोपलैंड साहब ने। कोपलैंड साहब ने जब ये देख लिया, कब देख लिया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज के बाद। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज के बाद इन्होंने देखा कि बेसिकली कोशिकाएं 2 तरह की, असीम केंद्रीय और ससीम केंद्रीय। तो इन्होंने असीम केंद्रीय कोशिकाओं का एक समूह बना दिया, मोनेरा। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, 4 जगत वर्गीकरण पद्धति हो गई। तो इसमें 4 जगत कौन से थे? 4 जगत थे बेटा मोनेरा, मोनेरा इन्होंने बनाया। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किसने बनाया? हेकल ने। और उससे पहले के 2 तो चलते ही चले आ रहे, पादप और जंतु। 4 जगत हो गए। तो अभी भी इन 4 जगत में कवक कहाँ है? यहाँ है क्या? यहाँ है? नहीं नहीं। क्या यहाँ है? नहीं नहीं। क्या यहाँ है? हाँ जी, पादप यहीं है। पादप में है कवक अभी तक। अब जब इन्होंने अरे किन्होंने? विटेकर साहब ने बेटा। विटेकर साहब ने जब 5 जगत क्लासिफिकेशन बना दिया, तो 5वां जगत कौन सा बनाया? कवक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले तो
पोषक तत्व ग्रहण करने की पद्धति के अनुसार। परपोषित है कवक, कवक को अलग स्थान दे दिया और इन्होंने बना दिया क्या, कवक जगत। ठीक है, 5 जगत हो गए। तो ये बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज दोहरा रहे हैं। तो दोहराने से पहले मतलब जैसे आप बहुत दिनों बाद पिक्चर लगाओ और देखो, क्योंकि साथ भी कभी बहुत टिंग 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 तो कहती है अब तक आपने देखा फटाफट सुनाती। तो वही चीज़ मैंने किया कि फटाफट आपको सुनाया कि पीछे आपकी क्या कहानी छूट चुकी है। अब तक आपने देखा बाहुबली में कटप्पा ने क्यों मारा। तो आगे चलते हैं, प्रोटिस्टा जगत पे आते हैं। ठीक है जी, बने रहिएगा, छोड़िएगा मत। तो सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। सभी ससीम केंद्रीय कोशिकाओं को हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, एक कोशिकी को। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह निर्धारित नहीं करी गई। सीमाएं कौन सी सीमाएं? अरे सीमा ये भारत पाकिस्तान की सीमा की बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे, ये बात कर रहा है कि किसी भी जंतु को आप प्रोटिस्टा में रखेंगे, मतलब कैसे भेदभाव करेंगे कि मोनेरा और प्रोटिस्टा ये हमारी सीमा रेखा है कि इधर गुण है तो इधर, इधर गुण है तो इधर। एक लाइन होनी चाहिए कि किसको मोनेरा में किसको प्रोटिस्टा में। तो वो लाइन पूरी तरह से मार्क नहीं, अच्छी तरह से नहीं खींची, सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा युगलीना है, मानो कोई युगलीना को कोई जंतु वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक उसको मान रहा है क्या कि ये तो प्रोटिस्टा में होना चाहिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। वही दूसरे के लिए वो एक पादप हो सकता है। दूसरा जीव वैज्ञानिक कहेगा नहीं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट कंसीडर करते हुए इसको प्रोटिस्टा में ना रखो, ना रखो, ना रखो, इसको रखो किसमें? पादप में। ये हो गई कहानी। फिर तेरी कहानी याद आई ना। तो कह रहा है कि कोई प्रोटिस्टा है, मैंने एक एग्जांपल उठा लिया, युगलीना कोई भी हो सकता है, प्रोटिस्टा वो एक नज़र बदली नज़ारे बदले। एक जीव वैज्ञानिक के लिए वो क्या है? वो कह रहा है जी वो तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, एक कोशिकी ससीम केंद्रीय, इसको आप रख दीजिए प्रोटिस्टा में। लेकिन दूसरा कह रहा नहीं मेरे भाई, ये प्रकाश संश्लेषी है, इसको पादप में रखो। तो बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, ये कहने का मतलब है। अभी तक जो आपने सोचा समझा विचारा, उसमें आपको एक तो लाइन यहाँ से कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ सकते हैं। देखिए इस बार का जो 2022 का नीट हुआ था उसमें कथन संबंधित क्वेश्चन कई सारे थे, तो कथन दे दिया। अगली बार भी हो सकता है इसी तरह के हो, तो वो लोग क्या करते हैं, दे देगा इनमें से कौन सा कथन प्रोटिस्टा जगत के लिए ठीक नहीं है। तो पहला कथन आपके लिए क्या बन रहा कि सभी एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, एक कथन ये हो गया। दूसरा कथन ये कि इसकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं, ये ब हो गया। और स और द कोई भी आगे दो भी और बात कर लेते हैं, तो उनमें से कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, थोड़ा सा अदलाव बदलाव कर दिया और बना दिया क्वेश्चन। कहने का मतलब ये, कथन का तात्पर्य ये है बेटा कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रट लेनी है, समझ लेनी है, रटने के अलावा समझना भी है। तो मेरे साथ बने रहिए, कोशिश करूँगा कि आपको रटाऊँ और कुछ कुछ समझा भी दूँ। बात समझ में आ गई? देखी थी पिक्चर मुकद्दर का सिकंदर, उसमें कहता बात समझ में आ गई, मेरा नाम सिकंदर है, सिकंदर। तो क्या बेटा तुम्हें बात समझ में आ गई कि आपको एनसीईआरटी पूरी तरह से रटनी है और रटने के अलावा समझनी भी है। खाली रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इस बार आए थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो अगर आप रट के जाओगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में, आपकी विकेट गिर जाएगी। तो विकेट नहीं गिरानी। चलिए आगे चलें। तो 2 कथन हो गए जिनको आज तक आपने याद रखना, आज तक क्या, नीट अगले देने तक, कि सभी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में रखा और इस जगत की बाउंड्री ठीक तरह से सीमाएं जो है निर्धारित नहीं है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए पादप हो सकता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे चलिए। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, युगलिनॉइड, अपवंग कवक और प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तिका के अंतर्गत प्रोटिस्टा में रखा गया। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत पूछे जाएंगे कौन से 5 या इनमें से कौन सा है जो प्रोटिस्टा में सम्मिलित नहीं है। ओके, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, जो लाइन आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस समय जो आज की तारीख में है, मैं कहता हूँ कि पूर्ण विराम और कॉमा भी एनसीईआरटी का आपके बिल्कुल दिमाग में उसका टैटू बना होना चाहिए। चिपका लूँ फेविकोल से, उसकी तस्वीर फेविकोल की तरह चिपका लीजिए अपने सीने में, ठीक है जी। तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, युगलिनॉइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ सभी को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। तीसरा कथन ये हो गया। तो प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं, तो मुख्यतः इनके सदस्य कैसे हैं? जलीय हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक
व झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये असीम केंद्रीय और ससीम केंद्रीय कोशिका का अगर आप भेदभाव करेंगे, उसमें डिफरेंस देखेंगे, तो ससीम केंद्रीय में आपको झिल्लीबद्ध कोशिकांग मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे। और एक सुकेंद्रित सुसंगठित केंद्रक मिलेगा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, आपकी झिल्ली नहीं है। तो यहाँ का जो केंद्रक है वो सुसंगठित केंद्रक नहीं है, किसका? असीम केंद्रीय का। और ससीम केंद्रीय में ये गुण है कि एक सुव्यवस्थित सुसंगठित केंद्रक मिल रहा और झिल्ली आबद्ध कोशिकांग मिल रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे नहीं मिल रहा है झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, और यहाँ पे सुसंगठित सुव्यवस्थित केंद्रक भी नहीं मिल रहा। असीम केंद्रीय और ससीम केंद्रीय कोशिका का अगर यही गुण आप याद रखोगे तो आपका काम काफ़ी हद तक चलेगा। कुछ प्रोटिस्टा में कशाब होंगे, पक्षाब भी होंगे, पक्षमाप भी हो सकते हैं। तो फ्लैजिला और सीलिया मिल सकते हैं, कशाब और पक्षाब मिल सकते हैं। ये अलैंगिक जन्म, कोशिका संलयन व युग्मनज बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। तो वास्तविक अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक लैंगिक जनन की शुरुआत, वास्तविक लैंगिक जनन की शुरुआत किस जगत से हुई? डंग 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 टणंग टणंग, किस जगत से हुई? तो आपका जवाब होगा प्रोटिस्टा जगत। हमारा बैक्टीरिया जो है वो वास्तविक लैंगिक जनन नहीं दिखाता। तो कुछ प्रोटिस्टा में कशाब वक्षाब भी पाए जाते हैं, ये अलैंगिक जनन भी करेंगे। प्रोटिस्टा जगत के जो मेंबर हैं सदस्य कोशिका संलयन भी करेंगे। तो ये अलैंगिक जनन, कोशिका संलयन व युग्मनज बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्राइसोफाइट्स पे आइए। इस समूह के अंतर्गत डायटम व डेस्मिड्स आते हैं। तो डायटम और डेस्मिड्स आते हैं। ठीक है जी, डायटम्स और डेस्मिड किस में आ रहे हैं? क्राइसोफाइट में। डेस्मिड्स को हम लोग बोल रहे हैं सुनहरे शैवाल, गोल्डन एल्गी, सुनहरे शैवाल बोल रहे हैं। ये स्वच्छ जल, मीठे पानी के जल में व लवणीय जल, समुद्री परिस्थिति दोनों में पाए जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। जल धारा के साथ निशेष रूप से बहते हैं। तो जल धारा फ्लोट करते रहते हैं। तो पानी में आप अपनी कोका कोला की, पेप्सी की छोटी सी बोतल फेंक दीजिए तो पानी की लहरों के साथ वो आगे पीछे अपने आप होती रहेगी। तो वही बात है, निश्चेत रूप से बहते हैं, पानी में फ्लोट करते रहते हैं, निश्चेत रूप से बहते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह की होती है और इसके अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। तो साबुनदानी आपके घर में पड़ी होगी, उनमें जिसमें रेक्सोना ला 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 ला, ये रेक्सोना और ये ऊपर की साबुनदानी आप देखेंगे कि दो उसमें होते हैं, कहिए कि पार्ट एक के ऊपर एक फिट हो जाते हैं। तो डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह की होती है और इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित एक दूसरे पे स्थापित हो जाने वाले, जिसको एक दूसरे पे आप रख सकें, अतिच्छादित कवच बनाती है, कवच बना देगी। कोशिका भित्ति दो हिस्से में है, वो कवच बना रही किसके? डायटम का। इस भित्ति में सिलिका होती है, कोशिका भित्ति में सिलिका होती है। ये लाइन आपसे पूछी जाती है, पूछा जाता है आपसे कि क्राइसोफाइट्स की कोशिका भित्ति का विघटन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन नहीं होता, मतलब वो क्षय नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उसमें सिलिका मिलती है, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते। इस प्रकार मड डायटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। तो ये कहाँ चले गए? छोड़ के कहाँ चले गए? अरे बेटा प्यारे हो गए। हर कोई जो आया है इस संसार में एक ना एक दिन अल्टीमेटली उसकी विदाई होगी, तो विदा हो गए। तो मानिए ये विदा हुए, ये यहाँ आके जब ये सेटल हुए, गिरे, अब इनका जो कोमल अंग है भाई कोशिका है, छोटी सी कोशिका, माइक्रोस्कोपिक, इतनी सूक्ष्म दिख भी नहीं रही, लेकिन उसकी कोशिका भित्ति में सिलिका होने की वजह से उसका क्षय नहीं हो रहा। बाकी का जो कुछ क्षय हो गया, बाकी का जो उसकी कोशिका में सामान है उसका तो क्षय हो गया, लेकिन ये तो यहाँ पे इकट्ठा होते चले जाएंगे ना। जो इसके खोल है, उस खोल में कोशिका भित्ति जो दो खोल की बनी है और उसमें क्या है? सिलिका जमा होने के कारण उसका क्षय नहीं होगा। तो धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल में यहाँ पे डायटमेसिया सर्च बन जाएगी, करोड़ों वर्षों में, लाख, क्योंकि इतने छोटे हैं, छोटी जमा होते तो बूंद बूंद से सागर बनता, आपने सुना होगा। छोटे छोटे जमा होते चले गए, होते एक समय के बाद वो आपको नोटिसेबल हो जाएगा, आपकी निगाह में आने लगेगा। छोटी बिंदु लगती चली जमा होती चली जा रही। तो करोड़ों वर्षों में जमा इस
अवशेष को डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं, डायटमी अर्थ बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं, डायटमी मृदा बोलते हैं। कणमय ग्रीटियस इन नेचर है, उसमें हल्के हल्के, जैसे आप चेहरे पे मास्क लगाते हो या स्क्रबर लगाते हो, तो कभी भी स्क्रबर जब आप चेहरे को लगाएंगे अपने चेहरे को चमकाने के लिए, तो उसमें हल्के से दाने दाने होंगे। तो दाने दाने कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप के निस्पंदन में किया, फिल्ट्रेशन छानने में, निस्पंदन छानना, कि क्योंकि वो कण कण है, उसमें कण कण होने के कारण उसका उपयोग पॉलिश में तथा तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में किया जाता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है। ये छोटी सी लाइन, लेकिन इस लाइन का महत्व बहुत। तो छोटन लागे देखन में पर घाव करें गंभीर की, यह समुद्र के मुख्य उत्पादक है। क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है कि दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, कि समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। यहीं से ये क्वेश्चन बना देते हैं कि ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स। देन यू हैव टू टिक, तब आपको टिक लगाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, किसको चुनना पड़ेगा आपको, क्राइसोफाइट्स को। ठीक है जी, डायटम्स को, डायटम्स के बारे में बता रहा, डायटम्स भी दे सकता है, डायटम या आपको क्राइसोफाइट दे सकता है, पूरा ग्रुप डायटम्स एंड डेस्मिड। तो डायटम की यहाँ पे बात हो रही कि ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है। मुख्य उत्पादक का मतलब, अरे भैया कोई उत्पादक उत्पाद पैदा करेगा तभी तो उसको उपभोक्ता उपभोग करेगा। तो ये पैदा करने वाले, ये खाने वाले कौन, जीव जंतु, जली जीव जंतु जो जल में रह रहे कौन, अरे भैया मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियों से लेके बड़ी बड़ी मछली तक, और भी जो समुद्र में आपको मिल रहे हैं जीव जंतु, किसको खा रहे हैं, डायटम को। वही वहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे सरसों उगा लेते हैं, गेहूँ उगा लेते हैं, फल फ्रूट उगा लेते हैं, तो हम लोग का खाना पता ही है आपको। तो समुद्री जीव को भी तो खाना चाहिए अपने जीवन यापन के लिए। तो खाना कौन बना रहा, डायटम बनाना। ठीक है, तो दो तीन लाइनें आपको समझ में आई जो डायटम के बारे में आपको याद होनी चाहिए कि मुख्यतः जली हैं, दोनों तरह की कंडीशन में मिल रहे हैं। कोशिका भित्ति जो है दो ही आवरण की है। कोशिका भित्ति में क्या है, सिलिका है। सिलिका होने की वजह से कोशिका भित्ति का क्षय नहीं होगा, धीरे धीरे इकट्ठा होते चले जाएंगे। क्या बना देंगे, डायटमेशियस मृदा बना देंगे, डायटमी मृदा बना देंगे, डायटमेशियस अर्थ बना देंगे, डायटमी मृदा बना देंगे। ठीक है जी, और ये मुख्य उत्पादक है। ठीक है जी, ये बातें याद रही हैं आपको। चलूँ आगे, चलिए डायनोफ्लैजिलेट्स पे आइए। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री प्रकाश संश्लेषी जली है, और जली में भी खारे पानी के ज़्यादा। डायनो, तो डायनो को आप ऐसे याद रखिए, डायनो कुछ कुछ सुनने में डॉन टाइप की चीज़ लग रही है। डॉन, मैं हूँ डॉन, पहचानो मुझे, डॉन 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 डॉन। तो डायनोफ्लैजिलेट्स को आप याद रखिएगा, ये डॉन होते हैं। तो डॉन कहाँ पे मिलेगा आपको, तो बंदूक लिए कहाँ मिलता है, आप जानते हो समुद्र में ज़्यादातर हूँ, क्योंकि समुद्री रास्ते से अपना व्यापार करते हैं। इस तरह से आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स मुख्यतः समुद्री हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं। वो भी प्रकाश संश्लेषी थे, इससे पहले वाले प्रकाश संश्लेषी थे, तभी तो मुख्य उत्पादक थे। ठीक है, तो कहीं कहीं अपनी एनसीईआरटी आपकी तरफ गुगली फेंक देती है, मतलब अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी टाइप की चीज़, कि वहाँ पे ये नहीं लिखा कि मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी लिखने की ज़रूरत ही नहीं। जब उसने बोल दिया उत्पादक है, वहाँ पे उसने आपको दूसरी तरह से बता दिया, 2 और 2 4 होते हैं, 4, और यहाँ पे कुछ ही किसी और तरह से बता दिया कि भैया 4 लाने के लिए आपको 2 और 2 जोड़ने पड़ेंगे। समझ में आई बात, वहाँ बता दिया मुख्य उत्पादक है। उत्पादक तो तभी होगा ना जब प्रकाश संश्लेषी होगा। तो जब भी आप इसको पढ़िए, दिल दिमाग खोल के पढ़िए एनसीईआरटी को। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो टाइम ना किल करिए। जब आप फुल्ली चार्ज हो, तो मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं और 18 मिनट तक आपने झेल लिया, तो वीडियो को बेटा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की मौज भरी बातें बेटा एनसीईआरटी की बातें आपको मिलती रहे। तो मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी हैं। ठीक है, इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के कारण, तो जो इनमें आपको पिगमेंट्स मिल रहे हैं, वर्णक पिगमेंट्स, कलर, पीले, हरे, नीले, भूरे, लाल। तो मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे नीले, ये भी सभी तरह के हैं, लाल, पीले, नीले, हरे। तो इसको लाल, पीले, नीला, हरा याद कर लो, पीले, हरे, भूरे, नीले। तो इससे अच्छा लाल, पीला, नीला, हरा तो याद रहता ना कि ये लाल, पीले, नीले, हरे। इसको इस क्रम से लगा लो ना, या मतलब तो याद रखने थे मेरे भाई, लाल, पीला, नीला, हरा। वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया लाल, पीला, नीला, हरा, भूरा, ऐसे याद रख लो कि ये इतने रंग के होते हैं। ठीक है, वहाँ आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि एनसीईआरटी में डायनोफ्लैजिलेट के जो रंग लिखे हैं उनका आप क्रम बता दीजिए, किस क्रम से लिखे हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आपको डायनोफ्लैजिलेट कितने रंग के, ये कहो आपको
मतलब वो कथन इसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में निम्नलिखित में से 4 कथन में से कौन सा कथन गलत है। तो ये लाल पीले नीले हरे भूरे रंग के होते हैं। अब आपने देखा उसने तो लिख दिया लाल पीले नीले हरे, मैं तो पढ़ के कुछ और आया, हाँ वहाँ करने लगे तो उसमें आपकी ट्रेन छूट गई। अपने आप को इतना खुद ही को कर बुलंद इतना वाली बात है बेटा, इतना पढ़ लो इसको, और पढ़ने के अलावा रट लो, समझ के पढ़ लो, ताकि वहाँ पे गुगली आए तो आप उस पर छक्का ही मारो, बोल्ड ना हो जाओ। इसकी कोशिका भित्ति के बाहर, इसकी कोशिका भित्ति के बाह्य स्तर पर सेलुलोज की बड़ी बड़ी पट्टिकाएँ होती हैं। ये देखिए सेलुलोज की पट्टिकाएँ। तो कोशिका भित्ति के बाहर सेलुलोज पर, कोशिका भित्ति के बाहर बाह्य स्तर पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएँ, कड़ी कड़ी सेलुलोज होते हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में 2 कशाब होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, तभी तो नाम दिया डायनो, डायनो का मतलब 2, डॉन। सो तो मैंने बेटा आपको याद रखने का तरीका बता दिया था। तो आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का लगभग है, और इसमें आपको 2 खांचे मिल रहे हैं, फोरो खांचे। उन खांचों में अनुपस्थ और दैर्ध्य आपको 2 कशाब मिल जाएंगे। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में 2 कशाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ। तो एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप में होता है भित्ति पट्टिकाओं की खांच में, फोरों में। खांच, ये खांचा है, तो खांचे में क्या मिल रहा है आपको, अनुप्रस्थ या दैर्ध्य रूप व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित आपको कशाब मिल रहा है। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का रंग लाल हो जाता है। तो इसको हम लोग रेड टाइड बोलते हैं, लाल तरंगे, रेड टाइड। ठीक है, तो लाल तरंगे, जल का रंग लाल हो जाना किसकी वजह से लाल हो गया, डायनोफ्लैजिलेट आपका लाल डायनोफ्लैजिलेट गोनियोलेक्स की वजह से। लाल डायनोफ्लैज, भाई आपने पढ़ाना भी लाल पीला नीला हरा कई तरह का हो सकता है, लाल पीला नीला हरा भूरा, कई तरह के वर्णक, और उनमें इस तरह के देखना है। तो कई बार लाल डायनोफ्लैजिलेट का नंबर एकदम तेज़ी से इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उसने समुद्र का रंग लाल कर दिया। तो लाल तरंगे, इतनी बड़ी अवस्था के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली व अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। तो गोनियोलेक्स इसका एग्जाम्पल है। गोनियोलेक्स आपका रेड डायनोफ्लैजिलेट है, लाल रंग का डायनोफ्लैजिलेट है, और गोनियोलेक्स की अत्यधिक वृद्धि के कारण समुद्र का रंग लाल रंग का हो जाता है। इसको लाल तरंगे बोलते हैं। और गोनियोलेक्स से निकलता गया है जीव विष, टॉक्सिन, विष, जहर। और उस जहर, भाई जहाँ बहुत ज़्यादा ये हो गए तो जल में भी जहर, और जल के कारण, जहर भरे जल के कारण मछली व अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। टंग टंग टंग। चले आगे, चलिए 2 पढ़ लिया आप लोगों ने। क्या पढ़ लिया बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट जिसकी बाउंड्रीज अच्छे से डिफाइन नहीं है, और प्रोटिस्टा में हम लोगों ने पढ़ने हैं किनको, 5 को। किसको हम लोगों ने पढ़ना है, आपका क्राइसोफाइट्स, हम लोगों ने पढ़ना है आपका डायनोफ्लैजिलेट्स, हम लोगों ने पढ़ना है यूग्लिनॉइड्स, हम लोगों ने पढ़ना अवपंख कवक, और हम लोगों ने पढ़ना आखिरी में आगे प्रोटोजोआ। ठीक है जी, इसमें हम लोगों ने 2 पढ़ लिए। कौन कौन से, हम लोगों ने पढ़ लिए क्राइसोफाइट्स, हम लोगों ने पढ़ लिए डायनोफ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या देखा आपने, डायटम्स प्लाज्मिड्स होते हैं। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स में आपको मिल रहा है, डायटम में क्या मिल रहा है, सिलिका। उसकी कोशिका भित्ति में सिलिका, सिलिका की वजह से उसका क्षय नहीं होगा, धीरे धीरे वो ख़त्म होंगे, नीचे जाके तलहटी में जाके सेटल होंगे, और अल्टीमेटली डायटमी मृदा बना देंगे। उसका यूज़ किस में करते हैं, दानेदार होने के कारण पॉलिश में, और तेल और सिरप को छानने में। डायटमेशियस अर्थ का मृदा, इसमें आ जाइए। जो भी पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए हैं हम लोग पढ़ के आए हैं डायनोफ्लैजिलेट्स कहाँ मिलेंगे, समुद्री अवस्था में ज़्यादा मिलेंगे, समुद्री खारे पानी में मिलेंगे। इसमें क्या है, इसकी कोशिका भित्ति पे बाहर बड़ी बड़ी सेलुलोज की पट्टिकाएँ हैं। उन सेलुलोज की पट्टिकाएँ में 2 खांचे मिल रहे हैं, फोरो मिल रहे हैं। उन खांचों में 2 कशाब मिल रहे हैं आपको, अनुपस्थ परिस्थिति में और लंबवत परिस्थिति में। ठीक है जी, ये आपका हो गया डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट लाल पीले नीले हरे भूरे रंग के होते हैं। लाल डायनोफ्लैजिलेट गोनियोलेक्स की अत्यधिक वृद्धि के कारण समुद्र का रंग लाल हो जाता है। और ये क्या रिलीज़ कर रहे हैं भाई, अत्यधिक होगा, ये जहर रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे वहाँ के समुद्री जीव जंतुओं का, हमारी मछलियाँ बेचारी बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, बाहर निकाले बिना पानी में मर गई, क्योंकि वहाँ पे जहर हो गया। चलिए यूग्लिनॉइड्स पे आइए। इसमें अधिकांशतः स्वच्छ जल में। तो भैया डॉन ने संभाल लिया समुद्र को, डॉन ने कभी आ दिया, तो अब ये बेचारे कहाँ जाएँ, ये आके बस गए कहाँ, मीठे पानी में। ठीक।
ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। तो यूग्लिनॉइड्स बेचारे स्वच्छ पानी में आ गए, क्योंकि समुद्र को किसने कब्जा लिया? डायनोफ्लैजिलेट ने। ये भी जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, और ये खड़े पानी में मिलेंगे, बहते पानी में नहीं। ये इम्पोर्टेंट है बात कि स्थिर पानी का मतलब खड़े पानी में, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। बहते पानी में, चलते पानी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं है, सेल वॉल नहीं है, कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन की परत मिल रही है, पेलिकल, ठीक, जो इसकी संरचना को लचीला बनाती है। तो ये लचीले होंगे, तो त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं लगता, वो कहते हैं ना। तो वही बात यहाँ पे है कि भैया ये लचीले हैं, इनकी कोशिका के बाहर एक स्थिर या दृढ़ कोशिका भित्ति नहीं है, पेलिकल है, प्रोटीन की बनी हुई, उसकी वजह से इनका शरीर लचीला। इनमें भी दो कशाम है, जिसमें एक छोटा एक लंबा है, ठीक है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने की तो सूर्य के प्रकाश के नहीं होने की स्थिति में क्या करेंगे? अन्य सूक्ष्म जीवों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करेंगे। तो यूग्लिना बड़ा चालू है, अगर इसको प्रकाश मिल रहा है तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेगा, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होगा। लेकिन अगर भोजन नहीं है तो ये अपने अगल बगल मौजूद सूक्ष्म जो बिल्कुल जीव हैं उनको खा के परपोषी की तरह व्यवहार करेगा, उनको खा जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाने जाने वाले वर्णक उच्च पादप में मिलने वाले वर्णकों के समान होते हैं। तो क्लोरोफिल ए इसमें भी मिल रहा, यहाँ पे ये कह रहा क्लोरोफिल ए की उपस्थिति इसमें मिल रही है। इसके वर्णक और उच्च पादप के वर्णक, हायर प्लांट्स के वर्णक जो है वो सेम है, उदाहरण यूग्लिना। तो एक बात ये कह रहा है, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी स्टाइल में, कि इसमें आपको पादप शरीर के लक्षण भी मिलना है और इसमें आपको जंतु शरीर के लक्षण भी मिलना है। पादप जगत का लक्षण क्या है कि भैया स्वयं पोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, और इनमें पादप जैसा, उच्च पादप जैसा वर्णक भी मिल रहा है। जंतु क्या है कि ये जैसे जंतु भोजन खाते खप, ठीक है, होलोट्रॉफ होते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, ये भी होलोट्रॉफिक है। होलोट्रॉफिक कब हो जाएंगे? जब इनको प्रकाश नहीं मिलेगा। अरे भैया प्रकाश नहीं मिला, बादल ज़्यादा है, या किसी वजह से ऐसे पानी में ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही, तो क्या करेंगे? अपने अगल बगल मौजूद सूक्ष्म जीवी जो जंतु हैं उनको खा जाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलें। अवपंख कवक पे आइए। अवपंख कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। तो मृत जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो कहलाएंगे मृतपोषी, सैप्रोफाइट, मृतपोषी। मृत कार्बनिक यौगिक पे जो डिपेंड होता है। मृत कार्बनिक यौगिक में क्या है भैया? भले वो जंतु उत्पत्ति की चीज़ हो, भले वो पादप उत्पत्ति की जंतु का कोई टुकड़ा उकड़ा पड़ा या पादप का, सड़ती हुई टहनियाँ पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। तो जैविक पदार्थ के ऊपर अपने एंजाइम रिलीज़ करेंगे, बाहरी उनका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद उसको अवशोषित करके अपना काम चला रहे हैं। तो सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ ये आपको बहते हुए दिख जाएंगे, उनके ऊपर इकट्ठा है, और उनके सड़ती हुई टहनी टूट के गिरी, पत्ती टूट के गिरी, अब उसका अपघटक कर देंगे और उससे जो पोषक पदार्थ है चूस लेंगे, जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यह समूह प्लाज्मोडियम बनाता है। तो ये पूछा जाता है आपसे कि अगर परिस्थितियाँ अनुकूल है तो स्लाइम मोल्ड क्या करेगा? अवपंख कवक क्या करेगा? प्लाज्मोडियम बना लेगा, जो कई फीट की लंबाई का हो सकता है, कई फीट लंबा हो सकता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बना लेता है। और जब विपरीत परिस्थिति होती तो विपरीत परिस्थितियों से पार पाने के लिए क्या करता है? ये स्पोर्स बना लेता है। ये सिरों पर स्पोर युक्त स्पोरेंजिया बना लेगा, स्पोर्स बना लेगा टिप पे। तो बिखर कर सिरों पे, टिप पे, किनारे पे ये बीजाणु युक्त फलनकाय बना लेता है, ठीक है जी। ये खूब पूछा जाता है आपसे कि कब बनाता है। तो अनुकूल परिस्थिति में क्या बना रहा? प्लाज्मोडियम। और प्रतिकूल परिस्थिति में क्या बना रहा? प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु युक्त प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु युक्त फलनकाय बना रहा, ठीक है। ये बात याद रखना, पूछी जाती है। इन बीजाणुओं में परिक्षेपण वायु के साथ होता है, और ये जो स्पोर्स बने डिस्पर्स, फैल जाते हैं चारों तरफ। किसके साथ? तो हवा के साथ फैल जाएंगे, हवा के साथ स्पोर्स डिस्पर्स हो गए, चारों तरफ फैल गए। और फैल के स्पोर जब फिर से अनुकूल परिस्थिति आएगी, फिर से स्पोर अंकुरित होकर क्या बना देगा? नया अवपंख कवक बना देगा। अवपंख कवक जैसे आया था क्या? कोरोना, और हम लोग घरों में छुप के बैठ गए थे, तो प्रतिकूल परिस्थिति थी, हम घर में छुप के बैठ गए थे। इस पर प्रतिकूल परिस्थिति आई, ये क्या करेगा? ये स्पोर बना देगा, बीजाणु बना देगा।
बीजाणु बनेंगे कहाँ? फिर फलन काय के अंदर। तो बीजाणु बन गए, बीजाणु के चारों तरफ असल में सेल वॉल है। बीजाणु के चारों तरफ कोशिका भित्ति है, लेकिन प्लाज्मोडियम की स्थिति में नहीं है। तो कोशिका भित्ति बना लेता खूब स्ट्रॉन्ग, वो एक अच्छी दृढ़ कोशिका भित्ति बना लेता कि ये बुरा समय जो आएगा इसको मैं काट लूँ, और जब मेरा अनुकूल समय आएगा तब मैं फिर से रायता फैला दूंगा। तो जब अनुकूल समय आता है, ये बीजाणु चारों तरफ फैल गए हवा के साथ, और फिर जब अनुकूल समय आएगा तो ये फिर से अंकुरित होकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे हमारे अवपंक कवक। ठीक है, अवपंक कवक और कवक में क्या फ़र्क है? ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं आया तो बेटा आना चाहिए। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी? काइटिन की। यहाँ किसकी बनी? सेलुलोज की। लिख लीजिएगा। ये हमारे ट्रू कवक नहीं है, वास्तविक कवक नहीं है। कवक जैसे हैं अवपंक अगर कवक ही होते तो कवक में ना रख दिए जाते। तो कवक से डिफरेंस क्या है? फंजाई से ये क्यों डिफर है? फंजाई में आपको काइटिन की बनी कोशिका भित्ति है, काइटिन की, और इसकी कोशिका भित्ति किसकी है? सेलुलोज की। ये बात ध्यान में रख लेना अपना, जो आपकी एनसीईआरटी है थोड़ा सा ऐसे लिख लेना। आगे चलिए प्रोटोजोआ पे आइए, हमारा आखिरी। इसके बाद टिंग 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 छुट्टी आज आपकी प्रोटिस्टा की पढ़ने के बाद। सभी प्रोटोजोआ परपोषी हैं, प्रोटोजोआ परपोषी हैं। तो आप देखिए, हम लोग पादप के लक्षण से जंतु लक्षणों की तरफ चल दिए, क्योंकि पहले वाले क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट्स दोनों कैसे थे? दोनों स्वपोषी थे। ठीक है, यूग्लिनोइड्स कैसा था? दोनों तरह का, स्वपोषण भी दिखा रहा था, परपोषण भी। उसके बाद अवपंक कवक कैसा था? मृतपोषी। और ये कैसा? परपोषी। जो नरभक्षी हो सकता है, परजीवी के रूप में हो सकता है। परभक्षी नरभक्षी नहीं, जो परभक्षी हो सकता है अथवा परजीवी के रूप में है, तो ये परभक्षी है या परजीवी है। ठीक है, नरभक्षी गलत मुंह से निकल गया। यह प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। तो ये हम लोग के बहुत पुराने संबंधी हैं प्राणियों के। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख भागों में, प्रमुख समूहों में बांटा गया। तो प्रोटोजोआ परपोषी हैं। परपोषी में हीट्रोट्रॉफ में किस तरह के हैं? हीट्रोट्रॉफ में ये परभक्षी हैं अथवा परजीवी हैं। ठीक, प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया। किस आधार पे? उनको चलने के लिए, हिलने डुलने के लिए, चलने के लिए उसमें क्या अंग है, उस हिसाब से 4 इनको समूह में बांटा गया। तो अमीबी प्रोटोजोआ, जिसमें सीडोपोडिया बनेंगे। अमीबी प्रोटोजोआ ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नर्मदा में पाए जाते हैं। तो आपको मीठे पानी में भी, फ्रेश वाटर में भी, मेराइन वाटर में भी और सॉइल में मिल रहा। अपने कूटपात, सीडोपोडिया, कूटपात, सीडो का मतलब होता है झूठा, सीडो, कूट का मतलब झूठा, पात, कि ये कैसे बन गया कूटपात? ये प्रोटोप्लाज्म के बाहर की तरफ निकलने की वजह से बन गया। तो पाद ये वास्तविक पाद नहीं है, कूटपात बना है, झूठा पाद बना है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म बाहर की तरफ निकल गया है। तो ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसी की सहायता से चलते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं, और इसमें प्रोटोजोआ में जो मेराइन कंडीशन में मिल रहे हैं उसमें सिलिका का कवच मिल रहा है। इनमें से कुछ जैसे एंटमीबी परजीवी हैं, और प्रोटोजोआ के अमीबी प्रोटोजोआ में एंटमीबा जो है वो पैरासाइट है, परजीवी है। ठीक है जी। प्रोटोजोआ जो समुद्री कंडीशन में मिल रहा है उसमें सिलिका मिल रहा है, सिलिका का कवच, और प्रोटोजोआ में जो आपको परजीवी मिल रहा है उसका एक एग्जांपल आपका एंटमीबा हिस्टोलिट का है, जो अमीबाइसिस करता है। अब हम लोग आ गए कशाभी फ्लैजिलेट पे, इसके बाद आ जाएंगे सीलिएट पे, और आखिरी में स्पोरोजोआ पे। तो 4 हैं आपके। एक तो आपके अमीबी अपने कूटपात की सहायता से चलन दिखाते हैं, आवागमन चलन दिखाते हैं। कशाभी में कशाभ होता है। तो इनको जो बांटा गया है 4 प्रमुख समूहों में, वो इनके चलने में जो अंग काम आ रहा है उस आधार पर बांटा गया। अमीबी में कूटपाद है, कशाभी में कशाभ है, पक्षमाभी में पक्षमाभ है, अमीबा में सीडोपोडिया है, कशाभी में फ्लैजिला है, पक्षमाभी में सीलिया है, और यहाँ पे स्पोरोजोवन में कोई भी अंग नहीं जो उनको चलने में सहायता करे। कशाभी क्या? ये इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी हो सकते हैं, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासाइट हो सकते हैं। इनके शरीर पर कशाभ पाया जाता है। कशाभ मिलने की वजह से, फ्लैजिला मिलने की वजह से इनको कशाभी प्रोटोजोआ में रखा। परजीवी कशाभ प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। तो वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन जो पैरासाइट है वो बीमारी करते हैं, जिसमें से निर्दालु व्याधि नामक बीमारी होती है, ट्रिपैनोसोमा। तो स्लीपिंग सिकनेस, निर्दालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस, व्याधि का मतलब बीमारी, निर्दालु नींद आना, निंद्रालु
निंद्रालु का मतलब नींद आना, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से हो रहा है, या निंद्रालु व्याधि के लिए जिम्मेदार कौन सा जंतु या कौन सा है कहिए कि जीव, तो हमारा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ट्रिपैनोसोमा है। ठीक है जी, ट्रिपैनोसोमा। आगे चलिए पक्षमाभी पे आइए। यह जल में मिलना है तथा अत्यंत सक्रिय गति करना, बहुत तेज मूवमेंट करने वाले हैं, बहुत तेज़ी से आगे पीछे हो जाते हैं। तो कशाभी या तो फ्री लिविंग है या परजीवी हैं। ये जली हैं, अत्यंत सक्रिय गति करने वाले हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ जो हैं हजारों की संख्या में। इनमें एक गुहा होती है, ग्रसिका जिसको बोलना है, एक गुहा है जिसको ग्रसिका बोलना है, जो कोशिका की सतह के बाहर की ओर खुलती है। तो पक्षाभों की लयबद्ध गति से, अब ये जो पक्षाभ सीलिका हैं हजारों की संख्या में लयबद्ध तरीके से, गलट बोलते हैं इसको, गुहा गलट ग्रासिका। तो ये जो सीलिका है, ये सीलिका लयबद्ध तरीके से गति करते हैं। उस गति की वजह से पानी की धारा इसके अंदर प्रवेश कर जाती, कहाँ, ग्रसिका में। वो पानी की धारा में के साथ अंदर इसके फूड भी आ जाता है, भोजन भी आ जाता है। तो पक्षाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलट की तरफ, यहाँ गलट लिख दिया गलट, और यहाँ पे इसने ग्रसिका लिख दिया, तो वही ग्रसिका गलट, यहाँ गलट इंग्लिश में लिख दी इसे, इसीलिए आपकी तरफ गुगली फेंक देता ना बीच में। अब आप कहोगे गलट क्या भैया, गलट ही ये ग्रसिका या गुहा है, एक ही बात है। यहाँ एक तरफ उसने लिख दिया हिंदी, एक तरफ लिख दिया इंग्लिश। ठीक है जी। तो सीलिका की प्रेजेंस हजारों की संख्या में है, उस सीलिका की वजह से बहुत तेज़ी से ये मूव कर जाता है, और ये इसमें एक ओपनिंग, बाहर की तरफ एक ओपनिंग दिख रही है, खुल रही है, वो गुहा ग्रसिका है, गलट है। तो ये जब सीलिका सुर लय ताल से कोऑर्डिनेटेड मैनर में, लय से जब ये एकदम तेज़ी से गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वाटर लडेन विद फूड पार्टिकल्स, पानी जिसमें फूड है वो अंदर गलट में आ जाता है, तो इस तरह से अपना भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका उदाहरण है पैरामीशियम। ठीक है, वहाँ उदाहरण था ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा की वजह से क्या हो रही थी, निंद्रालु व्याधि हो रही थी। स्पोरोजोआ पे आइए। इस समूह में वह विविध जीवकारी हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। तो स्पोरोजोवन, स्पोरो जोवन, जोवा का मतलब होता है जंतु, स्पोर फॉर्मिंग जंतु जिसमें स्पोर बने। तो इस समूह में वह जीवधारी आ रहे हैं जिनके जीवन चक्र के दौरान स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर बनते हैं, तो संक्रमण करते हैं, वो स्पोर संक्रमण करने योग्य स्पोर बनाने वाली अवस्था मिलती है इनके जीवन चक्र के दौरान। सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल। और ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, मनुष्य में मलेरिया बीमारी इसी की वजह से होती है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। तो मलेरिया एक, अगर ठीक समय पर डायग्नोस ना हो, ठीक तरह ट्रीटमेंट ना हो, तो घातक बीमारी है, तो जनसंख्या को असर डालती है, कम करती है। ठीक है जी। तो प्रोटोजोआ हम लोगों ने पढ़ लिए। कितने तरह के हैं, 4 तरह के। कौन कौन से, हमारे अमीबॉइड प्रोटोजोवन, अमीबी प्रोटोजोवन, हमारे फ्लैजिलेटेड, हमारे सीलिएटेड, और हमारे स्पोरोजोवन। अमीबी प्रोटोजोवन में कूटपात की सहायता से चल फिर रहा हो, कूटपात की सहायता से भोजन ग्रहण कर रहा हो, उसका एग्जाम्पल है परजीवी का आपका एंटोमीबिया हिस्टोलेट का, जो बीमारी करता है, अमीबियासिस करता है। कशाभी में आइए। कशाभी में आपको 2 कशाभ मिल रहे हैं, और कशाभी ज़्यादातर आपको या तो स्वच्छंद या परजीवी, परजीवी जो है वो बीमारी करने वाले। इसका एक उदाहरण आपका निंद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस, जो ट्रिपैनोसोमा की वजह से। और एक कक्षाभी, अब आइए पक्षमाभी पे। पक्षमाभी वो हैं जो बड़ी तेज़ी से पानी में मिलेंगे और बड़ी तेज़ी से पानी में आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर, उनकी कोशिका पर, शरीर तो आप सोचोगे खूब तो माइक्रोस्कोपिक है, तो शरीर पर उनके क्या है, शरीर पर उनके हजारों की संख्या में पक्षमाभ है। पक्षमाभ के सुर लय ताल से जब वो एकदम तेज़ी से बीट करता है, स्पंदन करता है, तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। और इनके पक्षमाभ के लयबद्ध गति के कारण भोजन से लदी पानी की धारा उसके गलट में प्रवेश करती है, तो इस तरह से भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। स्पोरोजोवन का ये स्पोरोजोवन, ये वो वाले प्रोटोजोवन है जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने वाली अवस्था बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। इसमें आ रहा आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करने वाला है, और प्लाज्मोडियम की वजह से मनुष्य की जनसंख्या पे आघात पहुंचता है, क्योंकि मलेरिया जो है घातक बीमारी हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे आकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप आखिरी तक आ गए हो, 40 मिनट मेरे को झेला, तो बेटा इसको लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने बोला कि मैं कोशिश करूँगा आगे से आपको समय से मिलते रहें लेक्चर,
और आपको कोशिश रहेगी अच्छे से पढ़ाने की। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।